Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Ali, and today I am going to talk about reaction induced urge are caused by photon. आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो तमाम रिएक्शन हैं जो कि फोटोन अर्ज करता है। इन स्लाइड में जो टर्मिनोलॉजीज़ हमने इस्तेमाल की हुई हैं वो इंड्यूस रिएक्शन है, मैकेनिज़्म अर्ज बाई फोटोन है, फोटोकेमिस्ट्री, फोटोलाइसिस और इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। इन स्लाइड्स को देखने के बाद आपको इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आगाही हो जाएगी। बहुत सारे मैकेनिज़्म ऐसे होते हैं जिनमें फोटोन टेक पार्ट करता है और रिएक्शन को अर्ज करता है, या हम ये कहें कि वो काज करता है, या हम ये कहें कि प्रोसीड अप करता है किसी भी रिएक्शन को। इन मैकेनिज़्म में हमारे पास तीन तरह के मैकेनिज़्म हैं। जनरली बहुत सारे हैं, लेकिन हम इधर जो हैं सिर्फ तीन पढ़ेंगे, जिनमें फ़ोटोकेमिस्ट्री, फोटोलाइसिस और इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, ये तीन मैकेनिज़्म हैं हमारे पास। फोटोकेमिस्ट्री, हमारे पास फोटोकेमिस्ट्री जो है वो रिलेट करती है या कंसर्न करती है एब्जॉर्प्शन, इमिशन या एक्साइटेशन ऑफ प्रोटॉन के साथ। जब भी किसी भी एटम से प्रोटॉन की इमिशन हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो हम इस तमाम चीज़ों को फिज़िकल फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या हम फोटोकेमिस्ट्री इसके साथ कंसर्न करती है। अब फोटोकेमिस्ट्री में होता क्या है कि हमारे पास हम एक गैस फेज़ सोडियम एटम लेते हैं। जब भी हम इसके ऊपर फोटोन को बम्बार्ड करते हैं, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि इसके सोडियम एटम की शेल में होगा, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मुंतकिल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कि फोटोन अब्जॉर्ब, जब भी फोटोन अब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मुंतकिल हो जाएगा। जो इनमें एनर्जी डिफरेंस आएगा वो डेल ई है हमारे पास। इन दोनों जो स्टेट्स हैं, इन दोनों स्टेट्स में जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो डेल ई है। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसके लिए वो ये है कि कोई भी मेटल जो है ग्राउंड स्टेट में जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस हमारे पास है क्या? फोटोलाइसिस कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है। हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेज में जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और उस लाइट एनर्जी को एक तो एटीपी बनाने में और दूसरा वाटर की स्प्लिटिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और ये जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है ये इस तरह की होती है कि इस पे जो ही क्लोरोफिल ने लाइट अब्जॉर्ब की तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस कहलाता है। अब जो हम तीसरा मैकेनिज़्म डिस्कस करना है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन मैकेनिज़्म। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। देखें केमिकल रिएक्शन में हम कहते हैं कि जो मैस होता है वो कंजर्व रहता है, या उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, और एनर्जी में स्मॉल चेंजिंग आती है, और जो है न्यूक्लियाई है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन इसके बरक्स हम जब न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास इसमें मैस में स्मॉल चेंजिंग आती है, और एनर्जी जो है ह्यूज चेंजिंग आती है एनर्जीज़ में,
और इसके साथ एक और चीज़ है वो है कि इसमें जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, गामा रेज़ की इमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन मैकेनिज़्म, इस मैकेनिज़्म में हम देखेंगे कि हमारे पास जो हम टारगेट एटम एक लेते हैं और उस पर बम्बार्ड करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को, तो वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई को पैदा कर देता है और साथ एक प्रोटॉन को इमिट करता है। और इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो इस तरह की होती है कि ये हमारे पास जब अल्फ़ा हम नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो हमारे पास वो ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है और साथ उसमें से एक प्रोटॉन इमिट हो जाता है, सॉरी हाँ प्रोटॉन इमिट हो जाता है। फोटॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस की वो अगर जो हम फोटॉन बम्बार्ड कर रहे हैं, अगर वो फोटॉन जो हम बम्बार्ड कर रहे हैं उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा हो, तब तीन तरह के रिएक्शन हमारे तीन तरह के मैकेनिज़्म वकूअ पज़ीर होते हैं और वो डिपेंड करते हैं फ़ोटॉन की एनर्जी पर। अगर फ़ोटॉन की एनर्जी जो है वो 6 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये मैकेनिज़्म GDR मैकेनिज़्म कहलाएगा। और मैं ये ऊपर मेंशन कर दूंगा कि ये जो GDR है ये क्या है, ये इसका एब्रीविएशन, ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है। अब हम देखते हैं कि 30 to 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो फोटॉन की एनर्जी, तो हमारे पास ये जो मैकेनिज़्म होगा ये क्वाज़ी ड्यूट्रॉन मैकेनिज़्म कहलाएगा। और अगर 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये इंट्रा न्यूक्लियर कैस्केड मैकेनिज़्म कहलाएगा। हमने पहले भी देखा है कि जब भी हम किसी भी फोटॉन को किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं या बम्बार्ड करवाते हैं तो उसमें से बहुत सारी रेडिएशन इमिट्स होती हैं और वो एक रिएक्शन चैनल खोल देता है रेडिएशन का। इनमें हमारे पास जो इमिशंस होती है, इनमें इमिशन गेमा के साथ प्रोटॉन की जो गेमा के साथ न्यूट्रॉन की और गेमा के साथ दो न्यूट्रॉन भी हमारे पास इमिट्स होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है प्लाज्मा के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो हाई एनर्जी फ़ोटॉन को इमिट करता है और ये जो हाई एनर्जी फ़ोटॉन है ये हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन चैनल खोल देता है। मतलब ये है कि उसमें से बहुत सारी रेडिएशन इमिट्स, ये मतलब फोटॉन इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियाई के साथ तो बहुत सारी रेडिएशन इमिट करता है, या हम ये कहें कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल खोल देता है वो। थैंक्स फॉर वाचिंग।